आप सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रवि रोशन यूट्यूब के अपने ऑफिशियल चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू once again all of you on my official YouTube channel Let's Learn Commerce, and today we will discuss about the BST। जी हाँ, आज हमारी बिजनेस स्टडीज़ की ये 5वीं क्लास होगी। हम लोग अभी पहले चैप्टर पे ही हैं। पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये उसका 5वां और आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमें क्विज़ करेंगे और इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। होप कि आप सबों को ये सारी चीज़ें समझ में आए, इसीलिए वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिए। ठीक है, समय मिले तभी देखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हड़बड़ी में स्किप कर करके बस देख लिए, तो इस तरह से आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं हम कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। व्यापारिक जोखिम जो होता है उसके कारण क्या होते हैं, और इस साइड में हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और अदर कॉजेज़ के बारे में। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ रिस्क। रिस्क को किस तरह से कम किया जाए, ठीक है, किस तरह से उनसे डील किया जाए, इसके बारे में। और थर्ड टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग ए बिजनेस। कोई नया बिजनेस, कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए बेसिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इस साइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सेकेंड होगा साइज ऑफ द फर्म। थर्ड टॉपिक होगा चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। फोर्थ लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। फिफ्थ होगा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। और छठा होगा फिजिकल फैसिलिटी, जिसके अलावा 2-3 और टॉपिक होंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप रवि रोशन KR6388। चलिए गाइज शुरू करते हैं हम अपना आज का ये क्लास, और जानते हैं सबसे पहले कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज़ हैं। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ कॉजेज़। व्यापारिक जोखिम कई कारणों से शुरू होता है, विच आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, जिनको नीचे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला हेड है इसका नेचुरल कॉजेज़, ठीक, कि प्राकृतिक कारण क्या क्या होते हैं इसके। तो नेचुरल कॉजेज में है ह्यूमन बींग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फैमिन ETC। दिस रिजल्ट इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि मानव का प्राकृतिक चीज़ों पे, प्राकृतिक आपदाओं पे ना के बराबर बहुत कम कंट्रोल रहा है। जैसे बाढ़ हो गई, उसके अलावा अकाल हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक, भूकंप हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे क्या होता है, काफ़ी जान और माल की क्षति होती है, और इसके साथ साथ किसी बिजनेस एंटरप्राइज के इनकम पे भी इसका खासा असर होता है। आप अभी अभी नेचुरल कॉजेज़ को देख रहे हैं। अभी हमारे सामने कोविड-19 कोरोना वायरस का जो ये खतरनाक चक्र चल रहा है, इसमें भी ये भी नेचुरल कॉजेज़ ही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ ही हैं, साथ में बाढ़ भी है। तो ये दोहरी नेचुरल कैलेमिटीज़ आपके सामने है। अभी बहुत ही दुखद स्थिति है पूरे देश के लिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला जो बिजनेस रिस्क है उसके कारण है ह्यूमन कॉजेज, मानवीय कारण। क्या है ये मानवीय कारण? तो ह्यूमन कॉजेज लाइक डिजॉनेस्टी, बेईमानी, केयरलेसनेस, लापरवाही ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब लापरवाही किनकी? कर्मचारियों की। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक, राइट्स, मैनेजमेंट डिफिशियंसी ETC। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मैनेजमेंट जो है इनफिशियंट हो जाती है, ठीक, अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करने में, अपने अधीनस्थ को कंट्रोल करने में असफल हो जाती है। इसी को हम मैनेजमेंट फेल्योर या मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी कहते हैं, और इस कंडीशन में भी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है रुक जाती है। इसके अलावा पावर फेल्योर के कारण भी हमारा काम बंद हो जाता है। स्ट्राइक्स हो जाता है कर्मचारियों के बीच में, उनके संगठन जो है कई मांगों को लेके स्ट्राइक पे आ जाते हैं। और कभी कभी राइट्स के कारण, ठीक है, राइट्स का हिंदी अर्थ होता है, सॉरी मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। राइट्स जो होता है जैसे हिंदू मुस्लिम राइट हो गए, किसी तरह की कोई और राइट हो गई, ठीक है, तो इसके कारण भी जो है प्रोडक्शन हमारा रुक जाता है। और ये सारे होते हैं ह्यूमन कॉजेज़। बात करें हम अपने अगले टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक कॉजेज़, आर्थिक कारण। क्या है ये आर्थिक कारण? तो दिस आर अनसर्टेनिटी इन डिमांड। मांग में जो है अनिश्चितता, हो सकता है मांग कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है मांग कभी बहुत कम हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में हमें हानि ही है। मांग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास प्रोडक्ट होगा नहीं तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस कारण हमें लॉस होगा। कभी कभी क्या होता है, मांग बहुत कम हो जाती है, तो इस कारण क्या होगा, हमारा माल जो है अनबिका रह जाएगा, जिसके कारण जो है क्या होगा, हमें घाटा उठाना पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ भी होते हैं बिजनेस रिस्क में। और जैसे कलेक्शन ऑफ ड्यूज़,
कस्टमर से जो हम कलेक्शन करते हैं उसका, ये भी कारण है इसके। कॉम्पिटिटिव प्राइस, ठीक, चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण, कल भी मैंने इस बात पर डिस्कस किया था। और हमारा जो प्रोडक्शन का मेथड है उसमें बदलाव के कारण। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक इंटरेस्ट रेट, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस एक्सेट्रा आर आल्सो कम्स अंडर दिस टाइप्स ऑफ कॉजेज। इसी इकोनॉमिक कॉजेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वित्तीय मुसीबत। इसके अलावे राइज इन इंटरेस्ट रेट, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाए तो ये भी बिजनेस रिस्क ही हैं। और कई ऐसे टैक्सेस हैं जिनका हायर रेट जो है अगर हो जाता है तो भी ये बिजनेस रिस्क के अंतर्गत ही आता है, और ये सब के सब इकोनॉमिक कॉजेज में आते हैं। बात करें हम अपने अगले कॉजेज की, और अगला कॉजेज हमारा अदर कॉजेज, अन्य कारण। क्या है ये अन्य कारण? तो दीज आर अनफॉर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। ये जो हैं कई ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है और ये अकस्मात आ जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, राजनीतिक उथल पुथल के कारण। मैकेनिकल फेल्योर, कभी कभी मशीनें चलते 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 अचानक से ख़राब हो जाती हैं तो इस कारण। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी पॉसिबिलिटी है बिजनेस रिस्क की, और इन्हें हम अदर कॉजेज हेड के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 4 कॉजेज थे जिनको हमने स्टडी किया है अभी। अब बात करेंगे हम कि इन कॉजेज से, इन प्रॉब्लम से, इन रिस्क से कैसे हम डील करें, कैसे इसको कम करें। अल्दो नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ रिस्क। व्यापारिक रिस्क को कभी भी इससे घटाया, खत्म नहीं किया जा सकता, और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इससे एस्केप नहीं कर सकता, भाग नहीं कर सकता। हाँ, इसके कई मेथड्स हैं जिससे हम इसको लेस कर सकते हैं। वी कैन लेसन द रिस्क सिचुएशन। जैसे पहला है डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू वेरी रिस्की ट्रांजेक्शन। जो बहुत रिस्की ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे फंसने की संभावना है, वैसे ट्रांजेक्शन को हम नहीं करेंगे। सेकेंड है टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक यूजिंग फायर एग्जॉस्टर्स, एक्सटिंग्विशर, इंश्योरेंस, ईटीसी। कभी कभी क्या होता है कि आग लगने के कारण, चोरी के कारण, इंश्योरेंस के कारण, इन सब के कारण भी बहुत बड़ी नुकसान उठानी पड़ती है हमें। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे आग से बचने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। चोरी हो रही है, इस तरह की कोई घटना हो रही है, तो पहले सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, और उसके अलावा इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड है एज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक, जो बैड डेट्स हैं जिनसे पैसा आने की संभावना नहीं है, उसके बारे में हम पहले ही उसको एज्यूम कर लेंगे कि हाँ 5%, 10%, 2% जो भी हो, इतना पैसा हमारा डूबने की संभावना है, और इस तरह से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। फोर्थ है हमारा शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेज एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर में डू एग्रीइंग टू शेयर लॉसेज कॉज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस। कभी कभी मूल्य में अचानक बहुत बड़े परिवर्तन के कारण, मूल्यों के गिर जाने के कारण हमें व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें अपने मैन्युफैक्चर से, हमें अपने होलसेलर से इस बात से पहले ही एग्री कर लेना चाहिए आपस में कि जो भी लॉसेस होंगे, इस तरह के जो भी लॉसेस होंगे फॉलिंग प्राइसेस के कारण, उनको हम सब लोग इक्वली आपस में शेयर करेंगे। ठीक, तो इन सारी मेथड्स को फॉलो करके हम अपने बिजनेस रिस्क को लेसन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और यहाँ है कि अगर हमें कोई स्टार्ट करना हो बिजनेस तो उसके बेसिक्स फैक्टर्स क्या क्या होंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ लिखा है स्टार्टिंग अ बिजनेस इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट्स इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये बाकी के जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, ठीक है, मानवीय प्रयास है, जिसमें क्या किया जाता है, हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उसका प्रयोग करके हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करके, इफ़िशियंटली यूटिलाइज करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। तो बिजनेस भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है। दिस इज ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ एंड रिस्क आर वेरी हाई। ये सच है कि हमारी जो आधुनिक व्यापारिक संसार है इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। सम ऑफ दिस बेसिक फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड बाई एनीबडी हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। तो इनमें से कुछ बेसिक फैक्टर्स जो हैं दिए गए हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। व्यापार के जो हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसका लाइन क्या होगा, मतलब हम किस चीज़ में व्यापार करेंगे, ठीक है, in which we should start our business or we should deal in our business। जैसे at first we should decide the nature and types of business to be undertaken। सबसे पहले हमें अपने बिजनेस का नेचर और टाइप जो है डिसाइड करना चाहिए कि हमारा जो व्यवसाय होगा उसका नेचर कैसा होगा। हम कच्चे माल
का, जैसे हम कच्चे फलों का, सब्जियों का, मिल्क प्रोडक्ट का, इसका व्यवसाय करने जा रहे हैं, फर्नीचर का व्यवसाय करने जा रहे हैं, या फिर कुछ और, तो ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रिक्वायरमेंट इन मार्केट, इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड हिज टेक्निकल नो हाउ। और ये सब चीज़ डिपेंड करता है किस पे? तो जो उद्यमी होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, वो किस चीज़ में अपना झुकाव रखते हैं। इसके अलावा उस समय की ज़रूरत क्या है, उस समय किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, या जैसे अभी मान के चलिए कि कोविड-19 का ये चक्र जो चल रहा है, या फ्लड जो चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? तो जो बेसिक्स चीज़ें हैं, हमारे खाने की चीज़ें, मास्क, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत हमेशा लगभग होती है। तो इन चीज़ों को पहले रिकॉग्नाइज़ करना, ठीक है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट इन मार्केट्स, ये मैंने बता दिया। इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये भी मैंने बता दिया। और टेक्निकल नो हाउ, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी तकनीकी क्षमता, उसका तकनीकी ज्ञान किस ओर है। अब मान लीजिए कि कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीखे हुए है अच्छे से, तो वो मोबाइल रिपेयरिंग की ही दुकान खोलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रिज के रिपेयर करने के लिए दुकान खोल देगा, तब तो कोई बनवाएगा ही नहीं उसके यहाँ से, और उसे बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ बिजनेस जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर अच्छे से विचार करना चाहिए, थॉरोली विचार करना चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ द फर्म। हम व्यापार का, अपने फर्म का साइज क्या रखने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा बिजनेस का स्केल क्या रहेगा। आगे लिखा है, इफ द एंटरप्रेन्योर्स इज कॉन्फिडेंट अबाउट द हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड एबल टू अरेंज द एडिक्वेट कैपिटल, ही विल स्टार्ट द ऑर्गेनाइजेशन एट ए हाई स्केल। मतलब कि अगर हमें ये विश्वास है कि हम जिस चीज़ में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है, इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तब हम रिस्क ले सकते हैं और तब हम अपने बिजनेस का आकार जो है बड़ा रख सकते हैं। लेकिन बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है, मार्केट कंडीशन आर अनसर्टेन, मार्केट की जो स्थिति है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, और रिस्क जो है वो काफ़ी हाई है, तब हमें क्या करना चाहिए? अपने बिजनेस के साइज़ को स्मॉल रखना चाहिए। और वही लिखा है, एंड रिस्क इज़ हाई देन स्मॉल साइज बिजनेस वुड बी बेटर। तो स्मॉल साइज का बिजनेस जो होगा वो हमारे लिए बेटर होगा। थर्ड है चॉइस ऑफ फर्म ऑनरशिप। हमारा जो फर्म है उसकी ऑनरशिप कैसी होगी, ठीक। The choice of the suitable form of ownership will depend upon such factors like line of business, capital requirement, liability of owner, continuity of business, transferability. Each form has its own merits and demerits. मतलब कि बिजनेस के जो भी फॉर्म होते हैं, चाहे वो सोल बिजनेस हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, सबके कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। अब इसके अगर हम बात करें चॉइस की, तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस ओर है, जो एंटरप्रेन्योर है उसका इंटरेस्ट किस ओर है, किस चीज़ में वो अपना रुझान रखता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। मान लीजिए कि बिज़नेस को रन करने के लिए हमें 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास उतनी पूंजी है नहीं, मेरे पास मात्र 40 लाख रुपए हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 या 2 पार्टनर को और अपने बिजनेस में इंक्लूड करना चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर या फिर पार्टनरशिप फर्म को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट पे, हमारी लाइबिलिटी कैसी रहने वाली है, हम कितना लाइबिलिटी को सह सकते हैं इस पे, ठीक। बिजनेस को किस तरह कंटिन्यू करना है हमको इस पे। और ट्रांसफेरेबिलिटी, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे बाद ये बिज़नेस मेरा कौन चलाएगा, मेरा बेटा चलाएगा या मेरा भतीजा जो भी है उनके परिवार का आगे का डिसेंडेंट्स वो चलाएगा, तब वो ऐसा सोचते हैं तो वो सोल ऑनरशिप रखते हैं। अगर पार्टनरशिप रखते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी मृत्यु के बाद या उनके दिवालिया होने के बाद उस बिज़नेस को सेकेंड और थर्ड जो भी बाकी के बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, जैसा कि उनके एग्रीमेंट में समझौता हुआ रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग बिज़नेस को रन करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें मदद करते हैं हमारी, कि हमारा ऑनरशिप जो होगा वो किस तरह का होगा, ये हम चुनते हैं। तो ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का, वो है लोकेशन ऑफ ए बिजनेस। हम जो व्यापार कर रहे हैं उसका लोकेशन क्या रहने जा रहा है, उसकी स्थिति क्या रहने जा रही है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग अ बिजनेस। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, पावर सप्लाई एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ लोकेशन। मतलब कि बिजनेस के लोकेशन को डिटरमाइन करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रॉ मटेरियल हमें वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, कच्चा माल मिलेगा तभी तो हम प्रोड्यूस करेंगे अपना माल, ठीक है। पावर सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पे, पावर सप्लाई में कमी नहीं हो। कुछ और सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, माल को सप्लाई करने के लिए या मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, रेलवे हो, रोडवेज़ हो, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे जगह जहाँ हमने कर लिया जहाँ पे गाड़ी आती ही जाती नहीं हो,
ठीक। कम्युनिकेशन की भी उचित फैसिलिटी हो, वेयर हाउसिंग अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि हमने प्रोड्यूस कर लिया और उसके बाद वो माल हमारा सड़ जाए, तो वेयर हाउसिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें लोकेशन को चुनने में हमारी मदद करते हैं। और ये फोर्थ स्टेप था हमारा। हम बात करेंगे अपने अगले स्टेप की, और वो है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। जैसा कि मैंने कई बार कहा अपने पिछले क्लासेस में कि कैपिटल जो है फाइनेंस जो है वो बिजनेस का ब्लड है। एंड इन करेंट एसेट्स लाइक मटेरियल एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एसेट्स खरीदना हो, करेंट एसेट्स के लिए जैसे स्टॉक के लिए, या फिर हमारे जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक, जैसे रेंट हो गया, उसके अलावे इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, इन सारे एक्सपेंसेस को, स्टेशनरी हो गया, इन सारे एक्सपेंसेस को मीट करने भी कैपिटल की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। सो हमें इस बारे में भी विचार करना चाहिए, और ये हमारा 5वां स्टेप होता है। छठे स्टेप की बात हम करें तो वो है फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधाएं। क्या है ये भौतिक सुविधाएं? तो अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन, बिजनेस, लैंड एंड सपोर्टिव सर्विसेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू थिंक ओवर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। व्यापार को शुरू करते समय ये फिजिकल फैसिलिटीज जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, और ये डिपेंड करता है किस पे, कि हमारा नेचर कैसा है बिजनेस का और उसकी साइज क्या रहने वाली है। ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कैसी है, हमारे पास कितने कैपिटल्स हैं, और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि हमारे फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसी होंगी। बात करें हम प्लांट लेआउट की, तो ये क्या होता है, तो वंस द फिजिकल फैसिलिटीज हैव बीन डिटरमाइंड वी शुड ड्रॉ अ प्लांट लेआउट शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटीज़। मतलब जब हम फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या करें, एक खाका तैयार करें इसका, कि हमारा जो ये अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा। तो लेआउट का मतलब ही सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। ठीक। अपने उत्पाद के उत्पादन के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए, उस मैन्युफैक्चरिंग को, हमारा लेआउट कैसा रहेगा, हमारी अरेंजमेंट कैसी रहेगी, उसी को प्लांट लेआउट कहते हैं। और ये हमारा 7वां स्टेप था। हम मूव कर रहे हैं अपने लास्ट स्टेप पे, सॉरी लास्ट स्लाइड पे, और यहाँ है 8th जो है वो है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। ठीक है। हमारे पास जो श्रम शक्ति है, हमारे पास जो वर्कर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, ठीक है, और कमिटेड होने चाहिए, मतलब काम के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी तरह काम कर रहे हैं खींच तीर के, ठीक, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एवरी इंटरप्राइजेज मस्ट नीड्स कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब हमारे कारखाना में, हमारे फर्म में जो वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं उनको करने के लिए कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो इंडिविजुअल कैन डू एवरीथिंग। एंटरप्रेन्योर जो है वो हर चीज़ नहीं कर सकता, उसे कई हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत होती है। सो सच पीपल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फिजिकल रिसोर्सेज इनटू डिजायर्ड आउटपुट। तो इसीलिए इस तरह के लोग हमें चाहिए होते हैं जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज को, जैसे लैंड है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, इनको क्या करें, डिजायर्ड आउटपुट में, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसमें वो उसको बदल दे, तब्दील कर दे। कैसे बदलेगा, तो जब तक वो उस काम को करना नहीं जानता होगा, जब तक उसका मन नहीं होगा करने का, तब तक कैसे करेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ही मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर, मैनेजरियल स्टाफ, एटीसी। तो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो इस चीज़ की ज़रूरत को समझे कि उसे कितने स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है जो काफ़ी कुशल हैं, कितने अनस्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। केवल स्किल्ड रखेगा तो पेमेंट भी तो अच्छा खासा करना होगा भाई, तो इसीलिए अनस्किल्ड वर्कर भी चाहिए होते हैं जो कम पेमेंट पे काम करें और धीरे धीरे वो भी काम सीख जाएं। मैनेजरियल स्टाफ जो हैं वो हमारे कैसे हैं, और इन सब के मोटिवेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, इंसेंटिव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मन लगाकर ये लोग अपना काम कर सकें, और इस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, तभी हम ज़्यादा लाभ कमाएंगे, और इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम मूव करने हैं अपने लास्ट स्लाइड पर, और हमारा लास्ट स्लाइड है लॉन्चिंग द बिजनेस। अब हम सारे काम को कर चुके हैं, अब बिजनेस को लॉन्च करना है। कैसे लॉन्च करेंगे, तो आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू एवर मेंशन्ड फैक्टर्स, ऊपर के जो भी फैक्टर्स बताए गए हैं उन पे विचार करने के बाद द एंटरप्रेन्योर में गो अहेड विद एक्चुअल लॉन्चिंग। उद्यमी को चाहिए कि वो अब अपने एक्चुअल लॉन्चिंग की ओर बढ़े, एक्चुअल लॉन्च करे। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेस, उसके जो भी साधन हैं, उसके जो भी स्रोत हैं, उसको मोबिलाइज करे, उसका उपयोग करे। कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो भी कानूनी कार्यवाही हैं, जो भी कानूनी
फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करें, जैसे बॉन्ड्स बनवाने हैं, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो एग्रीमेंट साइन करवाना है, ये सारी चीज़ें हैं, लाइसेंस लेना है, कोई ऐसा बिजनेस है तो ये सारी फॉर्मेलिटी जो है उनको पूरा करें। एंड देन स्टार्टिंग द प्रोडक्शन एंड वर्क टू प्रमोट सेल्स, और उसके बाद अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करके हम अपने सेल्स को प्रमोट करें, सप्लाई करें। तो ये थे हमारे 9 स्टेप्स जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें ध्यान में रखने होते हैं। आज के क्लास में इतना ही, और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर जो था बीएसटी का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, वो आज खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज के तौर पर लेके आएंगे। वेट कीजिए अगले वीडियो का, तब तक इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। और जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको ढेर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।